English Pedagogy Class 8. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये है एक फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, एक बार आप इसको देखिए इतने, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रूब्रिक फॉर द असेसमेंट ऑफ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस ऑफ लैंग्वेज। मतलब कि अगर हम बात करें इनमें से कौन से एक ऑप्शन को आप एज अ रूब्रिक यूज कर सकते हैं। रूब्रिक कहते हैं क्राइटेरिया को, एक स्टैंडर्ड को फॉर द असेसमेंट ऑफ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। जो प्रवाहिता या कोहेरेंस कहते हैं हम, कि वेल निट तरीके से आप अपनी बात को रख पाएं, सही शब्दों के साथ सही तरीके से। ठीक, ये राइटिंग में भी हो सकता है, ये स्पीकिंग में भी हो सकता है। अब 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको पता करना है कि यदि आप असेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं किसी एक चीज का, कितना फ्लुएंटली और कोहेरेंटली आप लैंग्वेज को यूज कर पाते हैं। इस चीज को असेस करने के लिए, इसका इवैल्यूएशन, इसका आकलन करने के लिए आप किन स्टैंडर्ड्स का यूज करेंगे, किस एक क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। रूब्रिक मतलब क्राइटेरिया। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कैन इनिशिएट एंड लॉजिकली डेवलप सिंपल कन्वर्सेशन ऑन अ फैमिलियर टॉपिक, या फिर is always comprehensible, uses appropriate intonation, demonstrate hesitation to find words or use correct grammatical structures, can express with some flexibility and appropriacy on variety of topics। किस एक चीज को आप आधार बनाएंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड मान करके चलेंगे जब आप बच्चे की फ्लुएंसी को और कोहेरेंसी को, या कोहेरेंट कितना है वो लैंग्वेज के यूज को लेकर के इसको चेक कर रहे हैं। तो आंसर होगा इसमें डी, विदाउट अ डाउट। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड या एक क्राइटेरिया आप फॉलो करेंगे कि आप देख रहे हैं बच्चा फ्लुएंटली बिना अटके वो भाषा को यूज कर पाए, ठीक, और दूसरा कोहेरेंटली सही शब्दों का सही तरीके से सही जगह पर प्रयोग कर पाए, चाहे वो राइटिंग हो चाहे वो स्पीकिंग हो, मतलब वेलनेट तरीके से, एकदम क्या कहें, रेलिवेंस हो उन वर्ड्स का जिनको वो यूज करे उसे एक टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो कैन एक्सप्रेस विद सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड एप्रोप्रिएसी, एप्रोप्रिएटली और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पर अपनी बात को रख पाए, एक्सप्रेस कर पाए खुद को। ठीक है बात, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज पुट द वर्ड्स स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, पियोन इन अ ग्रुप, देन शी इज फॉलोइंग। ध्यान से आंसर कीजिएगा। बात है एक लैंग्वेज टीचर है, कोई भी भाषा की शिक्षिका है, शिक्षक हैं, ठीक। हैज पुट द वर्ड्स, कौन से वर्ड्स हैं? स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, पियोन, एक ग्रुप में डाल दिया इनको, है ना, स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, पियोन, ठीक, ब्लैक बोर्ड भी लिख सकते थे यहाँ। ये ग्रुप में इन वर्ड्स को डाल दिया, इसको क्या कहेंगे? देन शी इज फॉलोइंग व्हाट, किस चीज को वो फॉलो करने की कोशिश कर रही है? पहला है सिमेंटिक ग्रुपिंग को, फिर फोनेटिक ग्रुपिंग को, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग को, या लेक्सिकल ग्रुपिंग को। आंसर कीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने लोग आंसर ए कर रहे हैं उनका सही है, बाकी गलत है। क्यों? क्योंकि ये सिमेंटिक ग्रुपिंग कहलाता है। सिमेंटिक मतलब मीनिंगफुल तरीके से आपने एक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग क्या है? एक कॉन्टेक्स्ट को लिया आपने। कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहाँ स्कूल का एनवायरनमेंट हो सकता है, जिसमें कौन से लोग होंगे? टीचर होंगे, हेडमास्टर होंगे, पियोन होंगे, और टीचर्स तो है ही, स्कूल है। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट से, एक कॉन्टेक्स्ट, एक संदर्भ से, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से आपने कुछ वर्ड्स को उठाया। मान लीजिए आप हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हॉस्पिटल में फिर नर्सेज लिख सकते हो, मेडिसिन लिख सकते हो, इसके अलावा बाकी ऑपरेशन थिएटर या पता नहीं जो भी उस एक कॉन्टेक्स्ट के वर्ड्स हों, तो इसको सिमेंटिक ग्रुपिंग कहते हैं कि आप उस एक कॉन्टेक्स्ट, उस एक एनवायरमेंट के जितने भी वर्ड्स हैं उनसे आप फेमिलियर हो गए, उनसे आप अवगत हो गए। तो ये आसान तरीका है और अच्छा तरीका है उसे कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स को सीखने का। तो सिमेंटिक ग्रुपिंग इसलिए कहलाएगा, ये एक मीनिंगफुल तरीके से आपने उस एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को जोड़ दिया है। हेलो खुशल, आगे बढ़ेंगे। लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन डैश मेथड। ये बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है, सीटेट का कई बार अलग अलग तरीके से पूछ चुका है और बहुत ही कॉमन है। यहां से क्वेश्चन आना बहुत कॉमन है, बस लैंग्वेज चेंज करेगा। ये जो टॉपिक है लिटिल और नो अटेंशन, या तो कम, या तो बहुत ही कम, या तो खत्म, मतलब ना के बराबर प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर फोकस किया जाता है किस एक मेथड में? पहला ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन में, फिर है सीएलटी में, फिर है एसएलटी में, फिर है ऑडियो लिंगुअल मेथड में। 4 ऑप्शन है, आंसर कीजिए एक बार, कौन सा सही होगा? बिल्कुल, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ए, वो सही है। देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको क्या है, इसमें बेसिकली आप ट्रांसलेट करते हैं मदर टंग में। टारगेट लैंग्वेज क्या है? मान लीजिए इंग्लिश है, उसको आप ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं मदर टंग में। जैसे हम लोगों ने ग्रामर सीखी है, वो ग्रामर ट्रांसलेशन का यूज हुआ है। अभी भी हम पढ़ रहे हैं तो मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ बहुत जगह, ठीक। तो ग्रामर ट्रांसलेशन में प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता,
फोकस रहता है समझने पर। रीडिंग राइटिंग आप बहुत अच्छी सीख जाते हैं, ग्रामर आपको अच्छे से आ जाती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, यहाँ स्पोकन लैंग्वेज आपकी कभी भी ठीक नहीं हो पाती। अगर आपसे कोई कन्वर्सेशन करने के लिए कहेगा तो आप घबरा जाएंगे, वैसे आपको पूरी ग्रामर आती होगी, है ना, या पूरा आप पढ़ लिख के समझ सकते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन पे जोर ही नहीं रहता क्योंकि प्रोनाउंसिएशन को फोकस ही नहीं किया गया, उच्चारण पर जोर नहीं है। ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में जोर रहता है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग में भी, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग में क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बोलने का ऑप्शन होगा तीनों में, प्रोनाउंसिएशन का ऑप्शन होगा, लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन में नहीं होता। इसको और क्या क्या कहते हैं बताओ जरा फटाफट से। इसको क्लासिकल मेथड कह देते हैं, ट्रेडिशनल मेथड कह देते हैं, ओल्डेस्ट मेथड कह देते हैं, है ना। तो ये सब इसको कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है अगर हम बात करें भाषा सिखाने की। आगे बढ़ेंगे। While evaluating students' responses for a reading comprehension, फिर से ध्यान से पढ़िएगा, आसान लगेंगे क्वेश्चन। 10 out of 10 जिसके आएंगे हम उसको मानेंगे कि सच में उसको आसान लगे हैं, है ना। तो while evaluating students' responses for a reading comprehension, एक reading comprehension है, जैसे आपको पेपर में भी देखने को मिलता है ना, RC कहते हैं जिसे हम, ठीक, अनसीन पैसेज काइंड ऑफ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही है कि बच्चा पढ़ करके समझ पाए। मार्क्स में बी डिडक्टेड फॉर, किस एक चीज के गलती की वजह से मार्क्स का डिडक्शन होगा, ठीक। हालांकि इसको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वो वाला आरसी ही नहीं है जो समझने से रिलेटेड बात है, स्पेलिंग रिलेटेड, ग्रामेटिकल एरर, सिंटैक्टिकल एरर, या फिर कंटेंट एरर्स, किस प्रकार के एरर हो सकते हैं अगर हम बात करें किसमें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इवेल्युएट करते समय। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इवेल्युएट करते समय बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, कंटेंट एरर्स हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंड कितना किया आपने, बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, उसमें जो कहा गया था। आपका काम ग्रामर को ठीक करना नहीं है, या आप स्पेलिंग लिखने का काम नहीं होता, ग्रामर का कोई काम नहीं है, सिंटेक्स का कोई काम नहीं है। अगर हम बात करें सिंटैक्टिकल की, तो आप स्ट्रक्चर को नहीं बना रहे हैं वहां बैठ करके, मेन फोकस किस पर रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, आपने कॉम्प्रिहेंड कितना किया उसे कंटेंट को, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज क्रैमिंग हिज हर आंसर्स देन ही शी वुड नॉट बी एबल टू। भाई एक लैंग्वेज का बच्चा है, लैंग्वेज पढ़ते समय वो अपने जो आंसर्स हैं उनको रटने में लगा हुआ है, क्रैम कर रहा है, बिल्कुल रट्टाफिकेशन चल रहा है। इस केस में देन ही शी वुड नॉट बी, किस चीज के लायक वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन समझ लिया आपने तो काम हो गया आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका अटेम्प्ट वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइजेस, वोकैबुलरी उसको याद नहीं होगी, या फिर अटेम्प्ट स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग, या अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर्स। ध्यान से सोचिए, अगर आपने सिर्फ याद किया है प्रश्न उत्तर या जो भी एक चीज आपके सामने कंटेंट है उसको आपने सिर्फ रटा है, तो क्या आप कुछ नया कर पाएंगे उससे, कुछ दिशाओं में सोच पाएंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपने उसको अपने अंदर इम्बाइब नहीं किया, आपने उसको क्या कह रहे हैं उसको समझा नहीं, आपने सिर्फ रटा है। तो क्रिएटिव राइटिंग अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा ऐसा बच्चा, कुछ अलग नहीं सोच पाएगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ रटा है। तो उसका जो 200 वर्ड का जो आंसर है वो सिर्फ रटाया होगा, उसमें अपना कोई थॉट इन्वॉल्व ही नहीं होगा। तो ये एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन। इंटोनेशन हम कहते हैं उतार चढ़ाव हमारी पिच में, जो हमारी टोन है भाषा में, स्वर में, या क्या कहेंगे उसको, टोन को जो भी कहेंगे, तो हमारी जो पिच में राइज एंड फॉल है, उतार चढ़ाव होता है ना हमारी टोन में, और इसका काम क्या है, आपके इमोशंस, एटीट्यूड को ये कन्वे कर पाती है सामने वाले तक, ठीक है। तो इस केस में कौन सी एक चीज है जो इंटोनेशन को अफेक्ट नहीं करेगी, प्रभावित नहीं करेगी? डी हो जाएगा इसका आंसर। जो टोन है ऑब्वियसली वो प्रभावित करेगी, टोन से ही तो पता लगेगा आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप गुस्से में आई लव यू कह रहे हैं तो वो लगेगा कि भैया कुछ और ही बात हो रही है ना, या कहो कि हाँ ठीक है माफ किया, बहुत गुस्से में, तो वो आपका एक्सप्रेशन कुछ जा रहा है टोन से और आप कुछ और कह रहे हैं। रिदम इंपॉर्टेंट है, पता चलेगा कैसे चल रही हैं चीजें। लाउडनेस, क्वेश्चन क्या है, अफेक्ट, लाउडनेस अफेक्ट करेगी, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो इमोशन है और जो आपका एटीट्यूड है वो कन्वे होने में मदद करेगा, ठीक। तो सिंपल है प्रोनाउंसिएशन। अगर कोई किसी भी भाषा में अगर प्रोनाउंस करे किसी शब्द को या कैसे भी, तो ऐसा थोड़ी है कि प्रोनाउंसिएशन खराब होने से फीलिंग्स कन्वे नहीं हो सकती। फीलिंग्स तो कन्वे हो ही सकती है ना, चाहे आप इंग्लिश को इंग्लिश बोल दो, लेकिन फीलिंग्स तो कन्वे हो रही हैं आपकी, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लैंग्वेज लेबोरेटरी इज द प्लेस वेयर द लर्नर्स हैव टू लिसन ऑन हेडफोन। The language labs are set up with a view to provide listening activities in order to develop what? तो लैंग्वेज लैब्स होती हैं जहां बच्चों को कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का इस्तेमाल करके या हेडफोन्स का इस्तेमाल करके उनकी जो प्रोनाउंसिएशन और इन सब चीज़ों पे काम किया जाता है। तो लैंग्वेज लैब में बच्चा क्या है, हेडफोन लगा करके कुछ सुन रहे हैं, वो किसी एक टेक्स्ट को या जो भी एक रिकॉर्डिंग है
तो लैंग्वेज लैब्स जो हैं वो किस एक व्यू से लिसनिंग एक्टिविटीज का मेन मकसद क्या है, क्या चीज डेवलप कराने के लिए लैंग्वेज लैब्स को या लैंग्वेज लैब्स में हेडफोन पर बच्चों को कुछ सुनाया जाता है, ये कह सकते हैं। स्पीच हैबिट, क्रिटिसाइजिंग हैबिट डेवलप हो, लिसनिंग एक्टिविटीज डेवलप हो या एनालिसिस हैबिट। देखो लिसनिंग एक्टिविटी तो ये अपने आप में हो रही है लैंग्वेज लैब में, लेकिन ये जो लिसनिंग एक्टिविटीज हैं इनका इस्तेमाल क्या चीज डेवलप कराने में कराया जाता है। तभी मैं इतने अच्छे से ट्रांसलेट कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ आ सके। पेपर में तो हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, बट जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको थोड़ी समझने में मदद मिलेगी। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को खुद भी पढ़ के एक बार करना है, ठीक। तो क्या चीज डेवलप होगी, स्पीच हैबिट डेवलप होगी भाई बच्चे की। आप इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो वो हेडफोन लगा करके वो सुनने की कोशिश कर रहा है सही प्रोनाउंसिएशन को, ताकि उसकी स्पीच हैबिट बेहतर हो सके, है ना। तो ये एक मेन मुद्दा है कि डेवलप क्या होगा, स्पीच हैबिट डेवलप कराने के लिए आप लिसनिंग एक्टिविटी करा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हुई, क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं। लिसनिंग एक्टिविटी तो ऑब्वियसली हो ही रही है, उसमें डेवलप क्या करा रही है लिसनिंग एक्टिविटी, क्वेश्चन ने ये पूछा है आपसे, है ना। एनालिसिस हैबिट जरूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेमिडिएशन व्हेन स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ डिफरेंट मॉडल्स वुड बी फॉर देम टू। रेमिडिएशन किस चीज का हो रहा है, रेमिडिएशन मतलब उपचारात्मक शिक्षण किया जा रहा है। When students find difficulty, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है मॉडल्स को यूज करने में और वहां रेमेडी की जा रही है, तो ऑप्शन क्या सही होगा। पहला ऑप्शन है सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन है बी गिवन एम्पल प्रैक्टिस इन यूजिंग मॉडल्स इन अ सेट ऑफ सेंटेंसेस, उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप दे देंगे। या फिर फ्रेम सेंटेंसेस ऑन देयर ओन एंड टीचर करेक्ट्स देम, बच्चे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं और टीचर उनको करेक्ट करेगा। या फिर लर्न अबाउट दी स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द क्लासरूम थ्रू सूटेबल एक्टिविटीज, भाई स्ट्रक्चर्स के बारे में जान पाए वो क्लासरूम के बाहर जाकर के। या फिर डी ऑप्शन, प्रैक्टिस बाय कोलैबोरेटिवली कंप्लीटिंग टास्क्स वेयर स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इंटीग्रेटिवली इन अ वैरायटी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस। बिल्कुल सिंपल बात है। रेमिडिएशन में आप क्या करते हैं, या तो आप दोबारा पढ़ाएंगे, दोबारा पढ़ा रहे हैं तो किसी एक नए तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों को जहां प्रॉब्लम आ रही है, यदि उसको डिफिकल्टी है मॉडल्स को यूज करने में, तो आप वहां उसको हेल्प करेंगे, ठीक। तो प्रैक्टिस बाय कोलैबोरेटिवली कंप्लीटिंग टास्क्स वेयर स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इंटीग्रेटिवली, एकीकृत रूप से जहां आप यूज कर रहे हैं रियल लाइफ में, उन एक पर्टिकुलर जहां जिस एरिया में उनको प्रॉब्लम आ रही है, ग्रुप बना करके बच्चे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको यूज किया जाएगा। रेमेडिएशन है ये आप उपचार कर रहे हैं बच्चे के लिए जहां उसको समस्या थी वहां। लैंग्वेज इवैल्यूएशन मस्ट एम एट, मतलब आप भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या हो, एम क्या हो। पहला ऑप्शन है असेसिंग द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स, ग्रेड्स के टर्म्स में आप ये देखें A+ आया है बच्चे का, 90% लाया है कि 80%। या फिर असेसिंग द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वो कितना पारंगत है भाषा के इस्तेमाल में। या फिर असेसिंग द लर्नर्स नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, जो रूल्स की नॉलेज है वो उसको कितनी है। या फिर असेसिंग द लर्नर्स एबिलिटी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। 4 ऑप्शंस हैं, एक ही सही होने वाला है। असेसिंग द लर्नर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज इवैल्यूएशन का जो एम है वो ये होना चाहिए कि बच्चा प्रोफिशिएंट कितना है, कितना पारंगत है वो भाषा के इस्तेमाल में, कितनी एबिलिटी है उसके अंदर सही तरीके से लैंग्वेज को यूज करने की, चाहे वो लिखने में हो, पढ़ने में हो, बोलने में हो, जो बेसिक स्किल्स हैं आपकी LSRW, उनको कितने अच्छे से वो काम में ले पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है द यूज ऑफ द डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है सीटेट में, बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है। इसको डिक्शनरी की जगह कई बार थिजोरस वर्ड आपको दे देगा, ठीक, थिजोरस भी दे देगा। उस केस में डिक्शनरी का इस्तेमाल किस चीज में हेल्प नहीं करता, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में बच्चों को प्रोफिशिएंट नहीं बनाता, मीनिंग्स ढूंढने के लिए, पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढने के लिए, या फिर फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड। आंसर क्या होगा, बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन। बच्चा क्या है, ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने में बेहतर नहीं बनता, पारंगत नहीं बनता, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन किस तरह से अच्छी हो सकती है, जब आप यूज करेंगे लैंग्वेज को, आप डिस्कशंस में इन्वॉल्व करेंगे बच्चे को ग्रुप बना करके, तब ओरल कम्युनिकेशन अच्छी होगी। लेकिन डिक्शनरी में आप या तो मीनिंग ढूंढते हैं किसी वर्ड का, पार्ट ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं, आपने देखा कोई वर्ड लिखा हुआ है उसके आगे नाउन लिखा हुआ है या वर्ब की फॉर्म लिखी होगी, आप सर्च भी करते हैं फोन में तब भी आपको ऐसा मिलेगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखने को मिल जाते हैं। कैसे कहना है किसी वर्ड को, ये भी आपको आजकल की लेटेस्ट डिक्शनरीज में शायद देखने को मिल ही जाए। तो ये एक बेसिक बात है। आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए ये बताना जरूरी है, आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे जब आप ये सेशन देख चुके होंगे।